हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज़ डॉक्टर विनीता अरोड़ा और आज हम अपनी ई क्लास में बात कर रहे हैं एक्विजिशन ऑफ बिजनेस प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। देखिए, यदि आप जानना चाहते हैं कि एक्विजिशन ऑफ बिजनेस में इनकॉर्पोरेशन और उसके पहले के प्रॉफिट के क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हैं, क्यों इस तरह से प्रॉफिट को अलग किया जाता है, तो इस सभी को जानने के लिए हमारे वीडियो को लास्ट तक ज़रूर से देखें। स्वागत है आपका डॉक्टर विनीता अरोड़ा की क्लास में। शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, सबसे पहले बात करें कि इनकॉर्पोरेशन होता क्या है। तो इनकॉर्पोरेशन यानी समामेलन होता है। इन जनरली प्रॉब्लम क्या अराइज होती है, वो ये है कि जब भी हम इनकॉर्पोरेशन करते हैं, उससे पहले ही जब भी हम परचेज़ करते हैं बिज़नेस का, तो बिज़नेस के परचेज़ करने के बाद इनकॉर्पोरेशन होता है। ये इनकॉर्पोरेशन क्या होता है? समामेलन। समामेलन बाद में होता है, पहले ही परचेज़ हो जाता है। तो यानी जब हम बिज़नेस को परचेज़ करते हैं, मान लीजिए ए कंपनी ने बी कंपनी को परचेज़ किया है, तो ए कंपनी ने बी कंपनी को परचेज़ करने के बाद इसके समामेलन के प्रोसीजर पर आएगी, यानी इसके इनकॉर्पोरेशन के प्रोसीजर पर आएगी। तो ऐसी स्थिति में उस पीरियड में कई सारे एक्सपेंसेस ऐसे हो सकते हैं। मान लीजिए 1 अप्रैल को ए कंपनी ने बी कंपनी को परचेज़ किया है, लेकिन इसका समामेलन 1 जुलाई को होता है। तो ऐसी स्थिति में 1 अप्रैल से लेकर 1 जुलाई तक की जो भी स्थिति बनती है, उस वाली स्थिति में उस वाले खर्च, इस पीरियड में जितने भी खर्चे होंगे वो सभी प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन होंगे, क्योंकि परचेज़ के दौरान ही, परचेज़ के समय ही या परचेज़ होते ही इनकॉर्पोरेशन या समामेलन हो जाए तो ये संभव नहीं है। कोई भी कंपनी को कंपनी एक्ट 1956 या कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग रजिस्टर करवाना बहुत ही आवश्यक है। इसलिए ये रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस चलते हैं और इस प्रोसेस के ड्यूरेशन के दौरान कई सारे एक्सपेंसेस होते हैं। तो देखिए, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन होता क्या है? प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन इज द प्रॉफिट अर्न और लॉस सफर ड्यूरिंग द पीरियड बिफोर इनकॉर्पोरेशन। यानी यहाँ पर हम बात करें तो हमारे 3 महीने के पीरियड के दौरान जितना भी प्रॉफिट हुआ है, जितना भी लॉस हुआ है, वो इसे प्रॉफिट या लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन कहा जाता है। नाउ एक्चुअल में होता क्या है गाइज? इट इज़ अ कैपिटल टाइप ऑफ प्रॉफिट, यानी जितना भी प्रॉफिट जो इनकॉर्पोरेशन से पहले का होता है, ये कैपिटल टाइप ऑफ प्रॉफिट होता है। इसे रेवेन्यू जनरेट नहीं कर सकते, यानी रेवेन्यू टाइप ऑफ प्रॉफिट नहीं होता है। इस वजह से इस प्रॉफिट से डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये कैपिटल टाइप ऑफ प्रॉफिट है अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट। Now, profit earned after incorporation is the revenue profit which is available for the dividend. लेकिन यदि जो प्रॉफिट इनकॉर्पोरेशन के बाद में अवेल किया गया है, अर्न किया गया है, वो रेवेन्यू प्रॉफिट होता है और इसी में से ही डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो मेन हमारा इशू क्या है? वो है डिविडेंड का। यदि हमारा साल भर का प्रॉफिट है 1,20,000 और इसमें से 3 महीना हमारा प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन है, तो यानी यहाँ से 30,000 रुपये निकाल दीजिए। 30,000 रुपये में से डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। देखिए, यहाँ पर हमें रिक्वायरमेंट होती है, एक्चुअली जब हम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं तो हमें रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि कंपनीज एक्ट ये कहता है कि इनकॉर्पोरेशन से पहले के जितने भी प्रॉफिट्स होते हैं वो सब कैपिटल प्रॉफिट होते हैं, उसमें से डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। तो हमें इस टोटल प्रॉफिट को बाइफिकेट करना होगा प्री और प्रायर पीरियड में। प्री पीरियड वाला कैपिटल प्रॉफिट होगा, जिसमें हम यहाँ पर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो रिमेनिंग 90,000 का प्रॉफिट है, वो 90,000 के प्रॉफिट से हम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो इसीलिए हमें यहाँ पर रिक्वायरमेंट है कि हम इनकॉर्पोरेशन से पहले और बाद, प्री और पोस्ट के संबंध में प्रॉफिट का बाइफिकेशन करते चलें। आगे चलते हैं गाइज। आगे किस तरह की परिस्थितियां होगी, कंसेप्ट को मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया है। नाउ, प्री और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड क्या होता है, इस बात को मैं अपने पिछले एग्जाम्पल में भी समझा चुकी हूँ, और वो यही कि यदि मैं कहती हूँ कि 1 अप्रैल 2020 को बिज़नेस का परचेज़ किया है, तो 1 अप्रैल 2020 डेट ऑफ परचेज़ हो गया, लेकिन इनकॉर्पोरेशन यानी समामेलन कंपनी एक्ट से रजिस्टर होने में कंपनी को थोड़ा टाइम लगा, और ये हुआ टाइम 1 जुलाई 2020 का, और हमारी डेट ऑफ क्लोजिंग है 31 मार्च। तो गाइज़, यहाँ जो प्रॉब्लम है वो कुछ इस तरह की कि इन 3 महीने में हमारा
प्री प्रॉफिट रहेगा और रिमेनिंग जो ये टाइम है, इस रिमेनिंग टाइम हमारा पोस्ट प्रॉफिट रहेगा। और क्यों हमें इसको करने की आवश्यकता है, ये हमने अपने पिछली स्लाइड में आपको बताया था। तो गाइज अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि हमारा प्री और पोस्ट की रिक्वायरमेंट हमें क्यों है। आगे चलते हैं। नाउ बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। देखिए हमारा बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहता है, दो तरह से हम इन प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। सबसे पहला टाइम रेशो और दूसरा सेल रेशो। टाइम रेशो क्या होता है, एक्चुअली टाइम रेशो विच इज़ कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द टाइम प्री एंड पोस्ट। जैसा कि हमारे पिछले एग्जाम्पल में हमने देखा था, 3 मंथ तो प्री पीरियड था और 9 मंथ हमारा पोस्ट पीरियड था, या फिर इसे शॉर्ट वे में कहें तो हमारे 1:3, यानी 1:3 के रेशो हमारा टाइम रेशो बन जाता है। यानी अब जो भी एक्सपेंसेस जो कि टाइम बेस्ड होते हैं, देखिए कौन कौन से एक्सपेंसेस टाइम बेस्ड होते हैं, जनरली फिक्स्ड एक्सपेंसेस होते हैं जो कि टाइम बेस्ड होते हैं, जैसे सैलरी, रेंट, रेट्स, टैक्सेस, डेप्रिसिएशन, ऑफिस एक्सपेंसेस, ये सब। देखिए ये टाइम बेस्ड क्यों हुए, इस पर भी हम बात कर लेते हैं। सैलरी टाइम बेस्ड है क्योंकि पर मंथ मिलती है। मान लीजिए आपका बिजनेस नहीं भी चल रहा है तो भी 12 महीने की सैलरी मुझे देना ही होगा। रेंट, यदि बिजनेस ज़ीरो है, बिजनेस नहीं चल रहा है तो भी, बिकॉज इट्स द टाइम बेसिस एक्सपेंसेस, आप हर मंथ का रेंट, टैक्सेस, डेप्रिसिएशन, ऑफिस एक्सपेंसेस होना ही है। यानी जो फिक्स टाइप के एक्सपेंसेस होते हैं वो टाइम बेसिस होते हैं, या इन जनरल आप ये भी देख सकते हैं कि जो एक्सपेंसेस टाइम पर बेस्ड हैं उन्हें टाइम रेशो में बांटना होगा। नाउ अब बात करते हैं सेल रेशो की। देखिए सेल रेशो क्या होता है, सेल रेशो कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द सेल टेकन प्लेस ड्यूरिंग प्री एंड पोस्ट पीरियड। मान लीजिए यदि मैं कहती हूँ कि 3 महीने में मेरी 1 लाख की सेल हुई और 9 महीने में मेरी 5 लाख की सेल हुई, तो ऐसी कंडीशन में हम यहाँ पर 1 लाख और 5 लाख का रेशो यानी 1:5 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इस तरह से सेल रेशो कैलकुलेट होगा। प्री और पोस्ट पीरियड जो आपने कैलकुलेट किया है उसमें क्वेश्चन में से इन्फॉर्मेशन निकालिए कि प्री पीरियड में कितनी सेल है और पोस्ट पीरियड में कितनी सेल है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सेल रेशो कैलकुलेट किया जाएगा। नाउ अब सेल रेशो पर कौन कौन से एक्सपेंसेस डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, इनको देखिए। जो भी वेरिएबल एक्सपेंसेस विच इज़ बेस्ड ऑन द सेल, जो कि सेल पर बेस हो, सेल के कारण जनरेट होते हो, तो ये सारे एक्सपेंसेस सेल रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। देखिए कौन कौन से एक्सपेंसेस हो सकते हैं, कुछ एग्जांपल मैंने लिए हैं। कैरेज आउटवर्ड हो सकता है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, बैड डेब्ट्स, ब्रोकरेज, ये सभी सेल पर बेस्ड होते हैं। तो गाइस इस तरह से आपको सबसे पहले जब बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन निकालना हो तो सबसे पहला काम आप टाइम रेशो और सेल रेशो का करें। टाइम रेशो और सेल रेशो के बारे में हम बात कर चुके हैं, तो हम आगे चलते हैं गाइज। देखिए किस तरह से प्रॉफिट एंड लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन कैलकुलेट किया जाता है। तो यहाँ पर मैं आपके सामने एक प्रोसीजर रख रही हूँ और ये प्रोसीजर कुछ इस तरह का है। सबसे पहले आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना होगा, यानी ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाना होगा। यहाँ पर मैं आपको ये बात बता देना चाहती हूँ कि आपको एज स्टूडेंट क्वेश्चन में ही इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, क्वेश्चन में ही ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मिल जाता है या उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो ये काम फिलहाल आपको नहीं करना है, आपको केवल इन्फॉर्मेशन को समझना है ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। नाउ कैलकुलेट द टाइम एंड सेल रेशो। आपको सेकंड काम ये करना है कि टाइम रेशो और सेल रेशो कैलकुलेट करना है। एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ। टाइम रेशो विच इज़ बेस्ड ऑन द प्री एंड पोस्ट टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन, एंड सेल रेशो विच इज़ बेस्ड ऑन द सेल रिलेटेड टू द प्री एंड पोस्ट पीरियड ऑफ द इनकॉर्पोरेशन। तो इस तरह से टाइम एंड सेल रेशो आपको कैलकुलेट करना होगा। नाउ टेक ईच ऑफ द एक्सपेंसेस एंड इनकम गिवन इन द क्वेश्चन। क्वेश्चन में जो भी एक्सपेंसेस और इनकम गिवन है उसे लेते जाइए और डिस्ट्रीब्यूट करते जाइए अकॉर्डिंग देयर नेचर टू द सेल रेशो एंड टाइम रेशो। नाउ फॉर्मेट आपको गिवन है, ये फॉर्मेट कुछ इस तरह का है। इस फॉर्मेट से आपको काम करना होगा। सबसे पहले अपने एक्सपेंसेस या इनकम आप पर्टिकुलर में लिखते जाएंगे। बेसिस क्या रहा है आपका, टाइम रेशो या सेल रेशो, उसे यहाँ पर बेसिस में लिखना होगा। ना डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद प्री अमाउंट को एक कॉलम में और पोस्ट अमाउंट को एक कॉलम में। फाइनली लास्ट में इसकी टोटल लगा दी जाती है गाइज। और स्टूडेंट्स इस तरह से काम करने से हमें यहाँ पर प्री प्रॉफिट मिल जाता है जो कि कैपिटल प्रॉफिट कहलाता है। इसे हम डिस्ट्रीब्यूशन में काम में नहीं लेंगे, लेकिन ये जो पोस्ट प्रॉफिट हमें मिलेगा, इस पोस्ट प्रॉफिट को आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन में काम में ले सकते हैं। तो गाइज इस तरह से सारा कैलकुलेशन आपके सामने आपको करना होगा ये पूरे फॉर्मेट के साथ। तो गाइज इसके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के लिए हम आपको
अगला वीडियो ज़रूर से देंगे, तो हमारे अगले वीडियो को ज़रूर से देखिएगा गाइज़। फ़िलहाल गाइज़ थैंक यू सो मच, और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। यदि आप मेरे वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर से करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू गाइज़, थैंक यू सो मच।